नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसकी दूसरी इकाई से दूसरा अध्याय में बर्तन मांजूंगा इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसका व्याख्या वाला वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ और आप उसे वहाँ मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर देख सकते हैं। आज हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं। आइए इसके स्वाध्याय को देखें। इसके स्वाध्याय की जो शुरुआत है आपके टेक्स्ट बुक में, ये स्वाध्याय आपका दिया हुआ है पेज नंबर 32 पर, जिसका पहला क्वेश्चन है कारण लिखिए। कारण लिखिए में दिया है, मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाने पर भी लेखक महोदय खुश थे, क्योंकि इसका आंसर है इस तरीके से, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बर्तन मांजने का काम सिर्फ 10 मिनट का है, जबकि दोनों साथी 2 घंटे तक खाना बनाते रहते थे, है ना। हमें कारण लिखना है, इसलिए हम ये कारण लिख रहे हैं यहाँ पर कि उनका बर्तन मांजने का काम तो सिर्फ 10 मिनट का है, जबकि उनके जो दोनों साथी है वे 2 घंटे तक खाना बनाते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुस्तकों की ढेरियाँ बनाकर रखी थी, क्योंकि क्यों रखी थी पुस्तकों की ढेरियाँ बनाकर, देखते हैं। आंसर है आपका क्योंकि उनके कमरे में अलमारी नहीं थी। आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि उनके कमरे में अलमारी नहीं थी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आगे का क्वेश्चन इस तरीके से है, संजाल पूर्ण कीजिए। और संजाल पूर्ण कीजिए में आपको दिया हुआ है खान साहब। खान साहब क्या थे? तो वे भूगोल के अध्यापक थे, विद्वान थे, संस्कृत के अलावा सभी विषय पढ़ाने वाले थे और संवेदनशील थे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ से आगे में आपको विषय दिया हुआ है कि स्व अनुशासन पर कक्षा में चर्चा कीजिए तथा इससे संबंधित तख्तियाँ बनाइए। अब ये स्व अनुशासन जो है चर्चा कीजिए, ठीक है, तख्तियाँ बनाना है ये तो नहीं आता है, लेकिन आपको ये स्व मत के आधार पर जो है आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम इसके लिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, स्व अनुशासन के ऊपर हम ये लिखेंगे कि अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जीवन में सही राह दिखाता है। प्रकृति स्वयं अनुशासन में चलती है। सूरज और चांद का सही समय पर उगना और अस्त होना, मौसम का, ऋतुओं का एक के बाद एक सही क्रम में आना जाना, नदियों का निरंतर बहना आदि, इन सभी से हम अनुशासन के महत्व को समझ सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आलस करे या अपना कार्य समय पर ना करे तो हम समझ सकते हैं कि क्या मुसीबत आ जाएगी। इन्हीं के जैसा हमें भी अपना जीवन अनुशासित ढंग से जीना चाहिए। यानी ये जो प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं ये हमें अपने जीवन को अनुशासन से जीने का तरीका बताती है, क्योंकि सूरज और चांद चाहे कैसा भी मौसम हो सही समय पर आते हैं और सही समय पर जाते हैं। तो उनसे हमें नदियाँ हैं, हवा है, इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो अनुशासन, स्व अनुशासन सीखना चाहिए। और इसमें ये भी दिया गया है कि अनुशासन और आज्ञा का आपस में गहरा संबंध है। यानी जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वो आज्ञा का पालन करता है। अनुशासित व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। हम अपने देश की सेना जैसे जल, थल और वायु सेना को देख ले। अनुशासन और आज्ञा पालन के दम पर वे बड़े से बड़ा पराक्रम करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो या फिर व्यावसायिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो। हमें स्व अनुशासन की ज़रूरत भी जीवन के हर क्षेत्र में होती है, तभी हम सफल होते हैं, है ना, या सफल हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि स्व अनुशासन की क्यों ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रकृति की इतनी सारी चीज़ें, जैसे हमने देखा सूरज, चाँद, नदी, हवा, तो ये सारी चीज़ें जैसे स्व अनुशासन में रहती है, सही समय पर आना, सही समय पर जाना, इन्होंने अपना अनुशासन बना लिया। उसी तरीके से हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में स्व अनुशासन को लागू करना चाहिए, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में जो है सफल हो सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है कि रचना की दृष्टि से वाक्य पहचान कर अन्य एक वाक्य लिखिए। तो वाक्य हमें इस तरीके से दिया हुआ है। पहला वाक्य कि जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ
तब झट कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य होता है जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर या दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अब ये तब से इसको जोड़ा गया है कि जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब, यानी यहाँ पे एक तो सेंटेंस में अधूरापन भी हमें दिखाई देता है। जैसे जब पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ, यानी इसके आगे कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, ये हमें महसूस होता है, तब वो मिश्र वाक्य होता है। या फिर हम कहें कि जो दो वाक्य होते हैं वे उनमें से कोई भी एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। दूसरा वाक्य हमने बनाया, यह वही पुस्तक है, कौन सी, जो रेखा लाई थी, तो ये भी मिश्र वाक्य। दूसरा हम देखते हैं कि सरल वाक्य, धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे, तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है, इसलिए हम इसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा देखते हैं, मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, वो होता है संयुक्त वाक्य, है ना। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, ये देखिए संयुक्त वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य में आपको वाक्य दिया है बुक में, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। हमने दूसरा यानी इसे पढ़कर लौटा देना, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। दूसरी ले जाते रहना अपने आप में पूर्ण वाक्य, यानी दो सरल वाक्यों को जब किसी शब्द से जोड़ा जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम और से जोड़ा हुआ है ना। दूसरा हमने बनाया, पिताजी कल नागपुर जाएंगे और 4 दिन बाद लौट आएंगे। तो पिताजी कल नागपुर जाएंगे अपने आप में पूरा सेंटेंस है, 4 दिन बाद लौट आएंगे अपने आप में पूरा सेंटेंस है, और इसको हमने और से जो है यहाँ पर जोड़ दिया है। आगे हम देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा जाता है, जैसे किंतु, परंतु, तथा, और, या बहुत सारी चीज़ें, डैश डैश, है ना। मिश्र में हम देखते हैं कि एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी 2 वाक्य होते हैं और उनमें से कोई एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा वाक्य जो होता है वो आश्रित होता है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए आगे हम देख लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो हम देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो है सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं, विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण, खाते समय हाथ में किताब, है ना। दूसरा, धूप सेकते समय भी हाथ में किताब। उसके बाद में तीसरा हम देखते हैं, स्कूल में खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई ना कोई किताब रहती थी, मेज यानी टेबल पर। और हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, टहलते समय हाथ में किताब, यानी जब वे टहलते रहते थे तभी भी उनके हाथ में जो है किताब हमेशा रहती ही थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डांटना इस अर्थ में आया हुआ मुहावरा लिखिए। तो डांटना यानी घुड़क देना, है ना, छोटे जादूगर को जो है घुड़क देते हैं, है ना। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए, यानी ये जो परिच्छेद दिया हुआ है आपको, ये जो रेड कलर में परिच्छेद दिया हुआ है, इस परिच्छेद के अंदर पढ़ने के बाद में आपको क्या प्रेरणा प्राप्त होती है उसके बारे में लिखना है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए। छोटे मोटे कार्य करते समय भी हमें किताबें पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे आप ये अगर पैराग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, विश्वकर्मा सर को और शौक था पढ़ने का, मैं उन्हें जब भी देखता पढ़ते हुए देखता, गजब के पढ़ाकू थे वे, एकदम किताबी कीड़ा। धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है, टहल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई ना कोई पुस्तक खुली रहती। विश्वकर्मा सर को ढूंढना हो तो वे पुस्तकालय में मिलेंगे। वे तो खाते समय भी पढ़ते थे, उन्हें पढ़ते देखकर मैं बहुत ललचाया करता था। उनके कमरे में जाने और उनसे पुस्तकें मांगने का साहस नहीं होता था कि कहीं घुड़क न दे, यानी कहीं डांट न लगा दे कि कोर्स की किताबें पढ़ा करो। बस उन्हें पढ़ते देखकर, उनके हाथों में रोज नई नई पुस्तकें देखकर मैं ललचा कर रह जाता
जाता था। कभी कभी मन करता कि जब बड़ा होऊंगा तो गुरुजी की तरह ढेर सारी किताबें खरीद कर लाऊंगा और ठाठ से पढ़ूंगा, तब कोर्स की किताबें पढ़ने का झंझट नहीं होगा। इसी का हमने ये यहाँ पर जो है इसी के बारे में, इस परिच्छेद से हमको क्या प्रेरणा मिली है, ये हमने यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है ना। ये देखिए, ये हमने इसी का आंसर लिखा है। आपकी टेक्स्ट बुक में जब भी कोई परिच्छेद दिया हुआ रहता है इस तरीके से रेड कलर से लिखा हुआ, तो इस रेड कलर वाले परिच्छेद में से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है आपके बुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लेखनीय में मिल जाता है, जो आपके बुक में जो है पेज नंबर लेखनीय का आपके इसमें दिया हुआ है 31 पेज नंबर। इसमें विषय दिया हुआ है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस पर एक प्रसंग लिखकर उसे कक्षा में सुनाइए। तो हम देखते हैं कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके बारे में क्या लिखेंगे। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि मेरे ख्याल से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यह सब आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। एक कचरा साफ करने वाले को हम नीचे नज़र से देखते हैं क्योंकि वह गंदगी साफ करता है, परंतु देखा जाए तो किसी भी घर में काम की शुरुआत ही झाड़ू और साफ सफाई से होती है, और तब उसे एक अच्छी आदत और मुख्य काम के रूप में देखा जाता है ना। हम अपने घर में अगर झाड़ू निकाले तो उसे एक अच्छी आदत, अच्छा काम समझा जाता है, जबकि जो पूरे मोहल्ले की और बाहर की सफाई करता है हम उसको गंदगी वाला, कचरे वाला ऐसे बोलकर हम उसको पुकारते हैं। तो हम हमेशा कचरा लेकर जाने वाले को कचरे वाला कहकर पुकारते हैं, और जबकि वह तो सफाई वाला होता है। यदि ये छोटे काम करने वाले न हो तो हमारी परेशानी कितनी बढ़ जाएगी, इस बात का हम विचार तक नहीं करते। पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति छोटा कार्य करना नहीं चाहता। यही एक बड़ी विडंबना है, यानी बड़ी मुसीबत है। हमारे यहाँ शरीर श्रम वाले कार्यों को छोटा मोटा समझा जाता है, यानी जो मेहनत वाले काम होते हैं उसे हम छोटा समझते हैं, जबकि बुद्धि द्वारा किए गए कार्य को बड़ा और अच्छा समझते हैं। यानी जो कुर्सी पे बैठ के ऑफिस में काम कर रहा है बुद्धि का, तो वो अच्छा काम और बड़ा काम है। शरीर श्रम वाले गरीबी में ही अपना जीवन बिताते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उन्हें मालदार बना देती है। यानी गरीब जो चीज़ बनाते हैं उनसे तो हम सस्ते में खरीदते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वे, और उसके बाद में वे उस सस्ती चीज़ को बहुत ज़्यादा दामों में बेचकर और खुद मालदार बन जाते हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि छोटे कार्य बड़े कार्य की बुनियाद होते हैं। यानी अगर वो गरीब व्यक्ति छोटा वाला जो पहला स्टेप वाला कार्य नहीं करेगा तो फिर व्यापारी जो है उस चीज़ को लेकर आगे बेच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे छोटा कार्य करने वाले जो होते हैं वो बुनियाद होते हैं ना हमारे बड़े कार्य की। छोटे कार्य करने वाले नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति बड़े कार्य नहीं कर पाएगा या बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। जैसे यदि किसान अपने खेतों में अनाज न उगाए तो व्यापारी उसे मोटे दामों में बाजार में बेचकर धनवान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसान जो भी अनाज उगाता है उसे औने पौने दाम पर जो है व्यापारी खरीद लेते हैं और फिर उसको मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा दामों में बेचकर और खुद धनवान बन जाते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। और एक तरफ देखा जाए तो किसान इतना अन्न पैदा करके भी कई बार उसके स्वयं की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उसके श्रम का उचित मूल्य ही प्राप्त नहीं होता। यानी वो बहुत मेहनत करता है, 4-4 महीने 5-5 महीने एक फसल को तैयार करने में लग जाते हैं और उसके बाद भी उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि जिससे वो अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताएं भी पूरी कर सके, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में और किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये वाला एक और क्वेश्चन जो है आपका रह गया है, और वो ये है कि अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता विषय पर स्वमत लिखिए, है ना। अध्यापक के साथ में विद्यार्थी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस पर हमें लिखना है। हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, अध्यापक के साथ में अपने विद्यार्थी का रिश्ता। अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता आज के समय में बहुत अधिक बदल गया है। पहले विद्यार्थी शिक्षक से बात करने से भी डरा करते थे, आजकल वे अपने शिक्षकों के साथ मित्रवत रहते हैं, यानी दोस्त के समान रहते हैं। बेझिझक अपनी समस्याएं एवं प्रश्न अध्यापक के सामने रख लेते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यानी शिक्षक को जो है विद्यार्थियों के साथ में अच्छे से
पेश आना चाहिए और विद्यार्थियों को जो है अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं। दोनों की ही एक दूसरे के प्रति कुछ अपेक्षाएं होती है। विद्यार्थी ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो उन्हें भली भांति विषय का ज्ञान दे, यानी जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान उस टीचर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो विद्यार्थी खुश रहते हैं। यानी यदि शिक्षक को विषय का संपूर्ण ज्ञान न हो या फिर ज्ञान हो पर वह अपने विद्यार्थी को विषय समझा पाने में ही असमर्थ हो, तब विद्यार्थी ऐसे शिक्षक को पसंद नहीं करते, है ना। फिर वे ऐसे शिक्षक के जो है पीठ पीछे जो है मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए शिक्षक का पहली ड्यूटी है, पहला कर्तव्य कि उसे उसके विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक का पढ़ाने और समझाने का तरीका विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, तब उनके मन में उस शिक्षक के प्रति सम्मान अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता पड़ता है कि ये शिक्षक हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और इनका जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बड़े ध्यान से उनकी बात भी सुनते और उनका सम्मान भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे विद्यार्थी अनुशासन का पालन करे, कक्षा में पढ़ते समय एकाग्रता से पढ़े, अच्छे से शांति से बैठे, गृह पाठ समय पर करे एवं अपने प्रश्न एवं समस्याएं अपने शिक्षक को बताएं। तभी तो शिक्षक उन्हें उचित मार्गदर्शन कर पाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अतः कहा जा सकता है कि अध्यापक और विद्यार्थी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा और बेमानी है। इसलिए दोनों का ही आचरण एवं व्यवहार एक दूसरे के लिए आदर्श उपस्थित करने वाला होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचर का ही आचरण और व्यवहार जो है आदर्श उपस्थित करने वाला होना चाहिए, बल्कि ये बात जो है स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होती है कि उनका व्यवहार अपने टीचर के प्रति आदर्श उपस्थित करने वाला हो और उनका आचरण भी अच्छा हो। इस तरीके से हमने आज इस अध्याय को के स्वाध्याय को देखा। मैं बर्तन मांजूंगा। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्वाध्याय खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए पढ़कर देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। विद्यार्थियों, मेरी राइटिंग बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर मैं इतना लिखती हूँ, अगर मैं खूब सजा सजा के इनको लिखने बैठ जाऊँ तो फिर मैं इनको खूब अच्छे से नहीं लिख पाऊँगी। और मैं जो आपको ओरली बोलकर बता देती हूँ तो आप बोलने से उस चीज़ को समझ जाते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, तो उतना थोड़ा आप खुद संभाल कर और लिख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद समझती हूँ कि राइटिंग जो है आपको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन अब किसी की अब जैसे आदत हो जाती है, जो राइटिंग होती है उसको कईयों साल हो गए अब मुझे लिखते हुए, अब मेरे लिए उसको ज़्यादा बदल पाना असंभव सा है। तो इसे आप समझेंगे, ये मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।